वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आज हम यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकेंड में आज हम पढ़ेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। ठीक है, ग्रोथ क्या होती है उसके बारे में हम पहले पढ़ते हैं। देखो, जनरली मीनिंग क्या होता है ग्रोथ का? ग्रो करना, ठीक है ना। तो जो ग्रोथ है ये एक बहुत ही नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि इस ग्रोथ से मतलब होता है हमारा सिर्फ बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो हम कहते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसकी हाइट बढ़ रही है तो हम कहते हैं उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है ना। उसके वेट बढ़ रहा है तो हम कहते हैं कि बच्चा ग्रो कर रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ का जो मतलब होता है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट से होता है, इसीलिए ये नैरो कंसेप्ट होता है। ठीक है, इट इज़ लिमिटेड टू ओनली हाइट एंड वेट। ठीक है, अब क्योंकि हाइट एंड वेट को हम मेज़र कर सकते हैं इसीलिए इसको ग्रोथ को क्वांटिटेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, ग्रोथ आपकी एक सर्टेन टाइम के बाद आपकी ये रुक जाती है। जनरली एडोलसेंट एज में हमारी अप्रॉक्स 18 ईयर्स के आसपास +- 2 एज हो सकती है, उसमें हमारी जो हाइट होती है वो जितनी बढ़नी होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ आपकी रुक जाती है। उस टाइम पे जो हमारी बॉडी है वो फिजिकली मैच्योर हो चुकी होती है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है ये आपकी एट अ सर्टेन टाइम लाइफ में ये आपकी रुक जाती है। ठीक है, तो जो ग्रोथ है ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। हमारी फिजिकल डेवलपमेंट होना क्या है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव चेंजेस पे ही फोकस करता है, इंडिविजुअल के फिजिकल एक्सपेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। जैसे कि हाइट हो गया, वेट हो गया, उसके ऑर्गन का साइज हो गया। जो छोटा बच्चा तो उसके हैंड कितने छोटे छोटे से होते हैं, लेग कितने छोटे छोटे से होते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हाथ पैर सब बड़े होने लगते हैं। ठीक है, जब चाइल्डहुड के टाइम पे जो ग्रोथ होती है बच्चे की वो बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है ना, आप लोग भी देखते होंगे जो घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं तो बहुत जल्दी से उनकी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी जल्दी उनकी हाइट बढ़ती है, बहुत जल्दी जल्दी वे बड़े होते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कोई किसी कभी क्रॉलिंग करिए एकदम से खड़े होने लग जाता है, फिर चलने भी लग जाता है। 1 साल के अंदर अंदर बच्चा क्रॉलिंग करना, उठना, बैठना, चलना लगभग सब सीख लेता है। ठीक है ना, तो वो उसकी क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, उसके हैंड्स उसके लेग बड़े हो रहे हैं। 1 साल के अंदर अंदर बच्चा, जहाँ हम कभी 1 मंथ में हम उस बच्चे को लेटा हुआ देखते थे, आप अप्रॉक्स 9 to 12 मंथ्स के बीच में ही आप उस बच्चे को खड़ा देखने लग जाओगे। ठीक है ना, तो चाइल्डहुड के टाइम पे जो ग्रोथ होती है वो बहुत रैपिडली आपकी होती है, और एडोलसेंट्स के टाइम पे भी आपकी जो ग्रोथ होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, उसमें आपके हार्मोनल चेंजेस आते हैं। ठीक है ना, फिर धीरे धीरे करके ग्रोथ आपकी स्लो डाउन होने लग जाती है। ठीक है ना, जैसे ही हम फिजिकल मैच्योरिटी पे पहुंच जाते हैं। ठीक है, ज़्यादातर टीनेज ईयर में ही ऐसा होता है, वही 18 ईयर्स के अप्रॉक्स आपकी जो एडोलसेंट एज में आप जब आ जाते हो, आप टीनेज कवर कर लेते हो अपनी, तो उसके बाद आपकी जो ग्रोथ होती है वो स्लो डाउन होने लग जाती है। ठीक है, जो ग्रोथ होती है इसको हम ईजिली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, और जो ग्रोथ होती है ये हमारे जेनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है और प्रॉपर न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, कि जैसे कि होता है कि मम्मी पापा में से किसी की हाइट बड़ी है तो बच्चे की हाइट या तो बहुत ही बड़ी है या फिर छोटा है बच्चे हाइट में, तो ये कुछ जेनेटिक फैक्टर्स पे ग्रोथ आपकी डिपेंड करती है और कुछ न्यूट्रिशन पे डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल्स देख सकते हैं ग्रोथ के, कि जो इन्फेंट है, जो छोटा बच्चा है, वो बहुत तेज़ी से ग्रो करता है वेट और हाइट में ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 ईयर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, एडोलसेंट्स भी ग्रोथ एक्सपीरियंस करते हैं, वो बहुत तेज़ी से प्यूबर्टी के टाइम पे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिलते हैं उनकी हाइट में, बॉडी में, उनका वॉइस का आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो बॉडी में बहुत सारे चेंजेस देखने को हमको मिलते हैं एडोलसेंट में। उस टाइम पे हम फिजिकल मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहे होते हैं अपनी टीनेज में, तो उस टाइम पे भी ग्रोथ आपकी सबसे फास्ट होती है। तो 2 ऐसी स्टेजेस होती हैं बच्चे की जिसमें ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज होती है, एक तो चाइल्डहुड और एक आपकी एडोलसेंट एज। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड जब बच्चा बहुत छोटा होता है, इन्फेंट होता है। करेक्टरिस्टिक्स क्या है ग्रोथ की? इट इज़ मेजरेबल एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है, जो ग्रोथ होती है क्योंकि इसका जो रिलेशन है वो सिर्फ फिजिकल एक्सपेक्ट्स पे होता है, तो इसलिए उसको हम मेज़र कर सकते हैं। दैट्स वाई दिस इज़ क्वांटिटेटिव इन नेचर। ठीक है, जैसे कि आप हाइट को सेंटीमीटर में, मीटर में मेजर कर सकते हैं, वेट को आप केजी में मेजर कर सकते हैं। लाइक फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। जो ग्रोथ होती है इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू योर फिजिकल एक्सपेक्ट्स। ठीक है, आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस होता है उस पर ही ये डिपेंड करती है। लिमिटेड टाइम फ्रेम होता है क्योंकि जो ग्रोथ होती है वो एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपकी ये रुक जाती है, व्हेन यू अटेन योर फिजिकल मैच्योरिटी। ठीक है,
आपकी जो मसल्स होती हैं अडल्टहुड, देखो ग्रोथ टिपिकली एंड्स व्हेन फिजिकल मैच्योरिटी रीच। तो माइनर फिजिकल चेंजेस आपको अडल्टहुड में भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपकी मसल ग्रो करने लग गए या एजिंग ग्रो करने लगी। मतलब ये है कहने का कि ग्रोथ जो है आपकी, जब आप फिजिकल मैच्योरिटी अटेन कर लेते हो एट योर टीन एज, उसके बाद ग्रोथ आपकी स्लो डाउन होने लग जाती है, बहुत ही धीमी होने लग जाती है, ठीक है ना, कुछ फैक्टर्स की वजह से। क्योंकि उस टाइम आप समझो 18 के बाद आप समझो आप बुढ़ापे की तरफ कोई तरीके से बढ़ रहे हो, तो योर बॉडी गेट्स एजिंग नाउ, ठीक है। एकदम से एजिड नहीं दिखना देता, लेकिन उस टाइम मैच्योरिटी के बाद बॉडी जो है आपकी वो कहीं ना कहीं, आप एडल्ट बने, एडल्ट से फिर आप एजिड हुए, ठीक है ना, तो उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उस टाइम पे तो आपकी जो बॉडी होती है एक तरीके से वो एज्ड हो जाती है, प्रॉपरली मैच्योर्ड हो जाती है। मैच्योर्ड अगर कोई चीज़ हो गई, कोई फ्रूट अगर मैच्योर्ड हो गया तो वो एज्ड हो गया एक तरीके से, उसने अपनी जितनी भी उसको ग्रोथ उसमें होनी थी वो हो चुकी, ठीक है। ये होता है आपका ग्रोथ का कंसेप्ट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट इट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट। कई बार पता है ये फिलअप में ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है कि ग्रोथ नैरो कंसेप्ट है या ब्रॉड कंसेप्ट है, तो वो एक नैरो कंसेप्ट है। क्यों? क्योंकि उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट्स पे था, फिजिकल डेवलपमेंट पे था। डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉड कंसेप्ट, ठीक है, इट इज़ नॉट अ नैरो कंसेप्ट। डेवलपमेंट में आपके सभी तरीके का डेवलपमेंट आ जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सब तरीके का डेवलपमेंट आ जाता है। और ये आपका किसी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे रुकता भी नहीं है, कंटिन्यूसली चलता रहता है। लाइफ टाइम आपका डेवलपमेंट होता ही रहेगा, आपके दिमाग का विकास होता रहेगा, आपके इमोशंस का, आपके सोशल डेवलपमेंट, ये सब चलते रहेंगे, ठीक है ना। क्वालिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव नहीं होता, क्योंकि हम ये कुछ ऐसी चीज़ें फिजिकल, जैसे कि आपको कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, आपका इमोशनल डेवलपमेंट है, इसको आप मेजर थोड़ी ना कर सकते हो, इसको तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हो, ठीक है ना। तो इसको हम मेजर नहीं कर सकते, डेट्स वाई ये सिर्फ आपका क्वालिटेटिव होता है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है ये, ठीक है ना। बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस से होकर आपको गुजरना पड़ता है जब आपका इमोशनल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है। डेवलपमेंट इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। हम कहते हैं कि जो बच्चा जितना ज़्यादा डेवलप्ड है दिमाग से, जितना कहते हैं ना, जितना ज़्यादा विकसित है अगर कोई बच्चा, तो इसका मतलब उसके अंदर उतनी ज़्यादा मैच्योरिटी है। अगर हम कहते हैं कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इसका मतलब क्या है? उसके पास एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, है नहीं। वो बच्चा जो है उसके पास इतने एक्सपीरियंसेस हैं, उसने इतने सारी चीज़ों को फेस किया हुआ है कि आज उसके पास इतना अच्छा कलेक्शन है एक उसके अपने विचारों का, ठीक है, तो वो मैच्योर कहलाता है बच्चा। तो डेवलपमेंट क्या है? इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंसेस, ठीक है। जो ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है दोनों ही एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। तो डेवलपमेंट एक क्वालिटेटिव प्रोसेस होता है, ठीक है ना। ओवरऑल इंडिविजुअल का प्रोग्रेस होना इन मल्टीपल एरियाज लाइक उसका इमोशनल, कॉग्निटिव, सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है ना। इसमें बच्चे के जो थॉट्स हैं, जो उसका बिहेवियर है, उसका इंटरेक्शन है दूसरों के साथ, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है वैसे वैसे इनमें इंप्रूवमेंट आने लग जाता है, ठीक है। ग्रोथ आपका एक कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं होता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स क्या डेवलपमेंट के? जैसे कि बच्चा जो है बोलना सीखता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है, ठीक है ना। ये क्या है? कॉग्निटिव और इमोशनल डेवलपमेंट ही तो है, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आया उसको कुछ नहीं पता, फिर वो सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके, अपने घर से इंटरेक्ट करके, आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना सीखता है, बोलना सीखता है। तो ये क्या है? उस बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है, उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है ना। मोरल वैल्यूज़ को वो अपनी सोसाइटी से ग्रास्प करता है, सोशल डेवलपमेंट हो रहा है उसका, ठीक है ना। मोरल डेवलपमेंट हो रहा है। एडोलसेंट जो बच्चे होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है ना। तो ये सब क्या है? आपके एग्जाम्पल्स हैं किसके? डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें, हॉलिस्टिक होता है नेचर में, क्योंकि जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत सारे डोमेन्स पे डिपेंड करता है, आपका कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, मोरल, ठीक है। क्वालिटेटिव चेंज होता है क्योंकि इसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, डेट्स वाई ये आपका क्वालिटेटिव नेचर में होता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, किसी इंडिविजुअल के अंदर उसके बिहेवियर में, उसकी थिंकिंग में, उसकी एबिलिटीज़ में चेंजेस आते हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है ना। थ्रू आउट लाइफ आपके अंदर डेवलपमेंट होता ही रहेगा, किसी भी पॉइंट पर ऐसा नहीं होता है कि रुक जाता है, ठीक है ना। इंटेलेक्चुअल ग्रोथ आपकी हर एक स्टेज पे होती रहती है, ठीक है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं आपके जो आपके बच्चे के डेवलपमेंट पे अफेक्ट डाल सकते हैं, ठीक है।
अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो उसकी डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ेगा, उसकी ग्रोथ पे भी इफेक्ट पड़ेगा अगर उस बच्चे को डेवलपमेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, अगर बच्चे को न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिलेगा, अगर उसको प्रॉपर वो खाएगा पिएगा नहीं, तो फिर वो हेल्दी नहीं रहेगा, वो फिजिकली भी हेल्दी नहीं रहेगा, वो मेंटली भी हेल्दी नहीं रहेगा। इसकी वजह से उस बच्चे का मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। जेंडर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बच्चे के डेवलपमेंट में। पेरेंटिंग, ठीक है ना, उस बच्चे की पेरेंटिंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है ना, पेरेंट्स ध्यान दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ठीक है। जीन्स पे भी डिफरेंस आ जाता है। एनवायरनमेंट तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसका सोशो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है, कैसे सोसाइटी में वो रहता है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट में इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। अगर हम पर्सनल और इंडिविजुअल फैक्टर्स की बात करें जो बच्चे के डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं, वो है बच्चे की नीड, मोटिवेशन, इंटरेस्ट एंड उसकी एज। भाई बच्चे के अंदर अगर नीड ही नहीं होगी, बच्चे को यही नहीं पता कि मैं ये चीज़ सीख रहा हूँ तो क्यों सीख रहा हूँ, उसको नीड का ही नहीं पता, तो उसके अंदर डेवलपमेंट ही नहीं होगा। या उसके पास मोटिवेशन नहीं है, वो मोटिवेटेड ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, उसके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं है किसी चीज़ को सीखने के लिए, तो वो उस चीज़ को नहीं सीखना चाहेगा, डेवलपमेंट नहीं होगा उसके अंदर, ठीक है। या एज के अकॉर्डिंग कोई कंसेप्ट ऐसा है, कोई चीज़ ऐसी है जो उसकी एज के अकॉर्डिंग अभी नहीं है, तो उसको पता ही नहीं उसके बारे में, तो तब भी उसके अंदर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो ये कुछ पर्सनल फैक्टर्स हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो इफेक्ट डाल सकते हैं, स्कूल हो गया आपका, क्लास हो गया, आस पास। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में मतलब आस पास के चीज़ें, ठीक है, जैसे कि स्कूल हो गया, आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी सोसाइटी हो गई, ये सब आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे, ठीक है ना। आपके फ्रेंड्स, आपके क्लासमेट, आपका इकोनॉमिक स्टेटस, नेबरहुड, ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिसमें बच्चा दूसरों से इंटरेक्ट करके सीखता है, फिर उसका विकास होता है। तो ये सब चीज़ें कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट में अफेक्ट डाल सकती है। भाई सोसाइटी अच्छी नहीं होगी आसपास की तो उसका विकसित अच्छा नहीं होगा, क्लासमेट्स अच्छे नहीं होंगे, ठीक है, स्कूल में एनवायरनमेंट अच्छा नहीं होगा, क्लासरूम अच्छा नहीं होगा, इकोनॉमिक स्टेटस भी उसका अगर बेकार होगा तब भी उसका विकास नहीं हो सकता, ठीक है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस क्या है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। तो ग्रोथ जो होता है इट रेफर्स टू ओनली इन इंक्रीज इन साइज या फिर बॉडीली चेंजेस जो हम देख सकते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, इट रेफर्स टू द आउटकम ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन्स। डेवलपमेंट में क्या होता है, हमारे जो ऑर्गन्स की फंक्शनिंग होती है वो इम्प्रूव होती है, वो, ठीक है। ग्रोथ में क्या होता है, सिर्फ हम फिजिकली उसका साइज और उसका वेट बढ़ते हुए देखते हैं। ग्रोथ एक्सटर्नल होता है नेचर में, क्योंकि हम उसको देख पाते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, अब छोटा था, उसके हाथ अब बड़े हो गए, पैर बड़े हो गए। डेवलपमेंट एक इंटरनल होता है नेचर में, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं क्योंकि इट इज टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस, ठीक है। ग्रोथ जो होता है इट रेफर्स टू द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना, लेकिन डेवलपमेंट इम्प्लाइज टू द होल बॉडी। डेवलपमेंट आपका दिमाग का भी विकास, आपका फिजिकल विकास भी, आपका मोरल विकास भी, आपका सोशल विकास भी। लेकिन जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी इन द सेंस कि मतलब आपके हैंड बढ़ना, लेग बढ़ना, ठीक है ना, आपका फिजिकल आपका डेवलपमेंट होना। जो ग्रोथ होता है इसका मेजरेबल होता है, इसलिए क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट आपका क्वालिटेटिव होता है, ठीक है। डेवलपमेंट एक टाइम पे भी आपका स्टॉप नहीं होता, इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। और ये आपका वॉर्म टू टॉम चलता है, मतलब माँ के गर्भ से आपकी कब्र तक डेवलपमेंट होता ही रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन जो ग्रोथ होती है ये आपकी एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पर ये आपकी रुक जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है, क्या इसके सिद्धांत हैं, ठीक है ना। तो ये प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं एजुकेटर्स की, पेरेंट्स की, साइकोलॉजिस्ट की समझने में, ठीक है ना, कि किस तरीके से इंडिविजुअल प्रोग्रेस आपकी होती है एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, ठीक है। तो देखते हैं कि करके डेवलपमेंट क्या है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ये आप पहले भी समझ चुके हो कि डेवलपमेंट जो होता है एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, जब एक लेडीज़ गर्भ धारण करती है तब से अनटिल डेथ तक डेवलपमेंट आपका होता ही रहता है। वोम में भी डेवलपमेंट होता ही रहता है, फर्स्ट मंथ में बेबी इतना बना, सेकंड मंथ में इतना बना, तो डेवलपमेंट आपका वोम टू टॉम चलता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है ये आपका, ठीक है ना। डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होता है, ठीक है ना, मतलब एक डेवलपमेंट जो होता है ये कुछ एक सेट ऑफ सीक्वेंसेस को फॉलो करता है हर एक स्टेज पे, ठीक है ना, और ये सब में कॉमन होता है, ठीक है ना। जैसे कि पहले बच्चा ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करना सीखता है बिफोर दे कैन थ्रो देम। सबसे पहले जब छोटा बच्चा होता है तो वो क्या करता है, उसको आप बॉल पकड़ा दो तो उस बॉल को वो पकड़ने की कोशिश करेगा, और इतनी टाइट पकड़ता है वो, तो छोटा बच्चा क्या होता है, सबसे पहले चीज़ों को ग्रास्प करना सीखता है,
ठीक है ना, उस थ्रो नहीं करता एकदम से उसको दिया उसमें फेंक दिया, वो पहले चीज़ों को पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है ना। या फिर जो बच्चे हैं आपके, जो चिल्ड्रंस हैं, वो आपकी बेसिक अर्थमेटिक सीखते हैं सबसे पहले बिफोर मास्टरिंग मोर कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक कंसेप्ट। बच्चों को अलजेब्रिक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट पढ़ाने से पहले हम बच्चों को बेसिक अर्थमेटिक सिखाते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि पहले हम बच्चों को अर्थमेटिक कंसेप्ट सिखा रहे हैं बहुत, जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद हम बच्चों को बेसिक अर्थमेटिक सिखा रहे हैं, है ना, ऐसा तो नहीं होता। तो क्या ये एक सीक्वेंशियल चलता है और ये सबके लिए कॉमन है, ठीक है ना, कि पहले छोटा बच्चा दुनिया में आता है तो वो सबसे पहले हर बात रो के कहता है, उसको सोना है तो उसको रोना है, तो उसको भूख लग रही है तो वो रोएगा, उसको टॉयलेट जाना तो वो रोएगा, ठीक है। धीरे धीरे करके वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करके फिर धीरे धीरे बाबा मामा इस तरीके से कहना शुरू करता है। तो ये सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए ये कुछ सेट ऑफ सीक्वेंसेस को फॉलो करता है डेवलपमेंट, ये एक सीक्वेंशियल है, ठीक है। देखो आप देख भी सकते हो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, दे स्टार्ट बाय बैबलिंग बाबा बाबा इस तरीके से वो बोलना स्टार्ट करते हैं। उन फिर धीरे धीरे उनमें प्रोग्रेस होती है, वो सिंगल वर्ड पकड़ते हैं, मम्मा बाबा पापा सिंगल वर्ड पढ़ते हैं, फॉलोड बाय फॉर्मल सिंपल सेंटेंसेस, फिर वो बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो ये सब में ही कॉमन होता है, ठीक है। ये एक सेट ऑफ कुछ सीक्वेंसेज है जो एक हर एक स्टेज पे आपका सभी में ये कॉमन होता है। तो ये क्या है, एक सीक्वेंशियल प्रोसेस होता है डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट आपके प्रिडिक्टेबल पैटर्न्स को फॉलो करता है, ठीक है। इसमें भी दो तरीके के पैटर्न आते हैं, एक आता है आपका सेफेलोकार्डिकल ट्रेंड जो कि आपका हेड टू टो होता है, और एक आता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड जो कि आपका सेंटर टू आउटवर्ड आता है। अब देखो ये आपका सेफेलोकार्डिकल ट्रेंड क्या होता है, ये जो पैटर्न होता है ये बताता है कि जो डेवलपमेंट है वो आपका हेड से स्टार्ट होता है एंड मूव्स डाउनवर्ड, हेड टू टो आपका डेवलपमेंट होता है। जैसे कि बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, दे फर्स्ट गेन कंट्रोल टू देयर नेक मसल्स। कहते हैं ना, जो छोटा बच्चा होता है, आप लोगों ने अगर ऑब्जर्व करा होगा तो जब हम उसको गोदी में लेते हैं तो उसकी जो गर्दन होती है वो उधर से उधर, इधर कोई लेफ्ट राइट होती रहती है। वो बहुत आई थिंक जब बच्चा दुनिया में आता है तो उसके बाद उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं उसकी जो नेक है उसको स्टेबल होने में, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो अपनी नेक मसल्स पे कंट्रोल पाने की कोशिश करता है, देन उसके बाद आर्म्स और लेग्स पे वो कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे पहले बच्चा जो होता है हम गर्दन संभालना सीखता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो आर्म्स और लेग्स को संभालने की कोशिश करता है। जब भी बच्चा सबसे पहले गोदी में जब उसको लेते हैं तो वो गर्दन संभालना सीखता है, फिर धीरे धीरे करके वो क्रॉलिंग करता है, क्योंकि वो अपने हैंड और लेग पे थोड़ा थोड़ा कंट्रोल जमाना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद जब वो प्रॉपरली आर्म्स और लेग्स पे भी कंट्रोल अपना ले लेता है तो फिर वो चलने लगता है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो आपका डेवलपमेंट होता है वो आपका हेड टू टो चलता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड क्या होता है, दिस इज आपका सेंटर टू आउटवर्ड होता है। मतलब कि ये जो पैटर्न है सजेस्ट करता है कि जो डेवलपमेंट होता है ये आपका सेंटर ऑफ द बॉडी से होता है, ठीक है ना, और बाहर की तरफ, मतलब इनर टू आउटवर्ड, ऐसे आपका डेवलपमेंट चलता है। जैसे कि जो बच्चा होता है, इट गेन कंट्रोल ओवर देयर टोर्सो बिफोर दे कैन कंट्रोल देयर फिंगर्स एंड टोस, ठीक है। टोर्सो क्या होता है, टोर्सो मैं आपको बताऊं, देखो अगर आपको डायग्राम से समझ में आ जाए, देखो लाइक दिस, इतना हिस्सा, मतलब यहाँ पे आपकी फिंगर्स इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ पे आपके पैर की फिंगर्स इंक्लूडेड नहीं है, दिस इज कॉल्ड एज टोर्सो। तो बच्चा पहले इस पे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उसके बाद धीरे धीरे करके वो फिंगर्स पे और अपने टोस पे वो अपना कंट्रोल पाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल ट्रेंड, जिसमें बच्चा पहले अपना जो सेंट्रल पार्ट होता है बॉडी का उस पे कंट्रोल करता है, उसका डेवलपमेंट होता है। उसके बाद धीरे धीरे करके उसका आउटवर्ड डेवलपमेंट होता है, फिंगर्स पे, टोस पे, इन सब चीज़ों में, ठीक है। डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना। जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है डज नॉट अकर इन आइसोलेशन विद इन वन डोमेन बट इन्वॉल्व्स मल्टीपल डायमेंशन। बहुत सारी डायमेंशंस होते हैं जिसमें आपका डेवलपमेंट होता है, इसीलिए ये मल्टीपल डायमेंशनल है। जैसे कि आपका फिजिकल डेवलपमेंट होना, ठीक है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना, आपकी थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, डिसीजन मेकिंग स्किल्स में ट्रांसफॉर्मेशन आना, इमोशनल डेवलपमेंट होना, बच्चे के अंदर मैच्योरेशन वाली भावनाएं आना, इमोशंस उसके अंदर डेवलप होना, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आना, ये सब क्या आती है, इमोशनल डेवलपमेंट में आती है। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि बच्चा जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, सोशली अंडरस्टैंड कर रहा है वो चीज़ों को, ठीक है ना। तो ये होता है बच्चे का सोशल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब डायमेंशंस आपस में ही एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को इन्फ्लुएंस भी करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय नेचर एंड नर्चर। नेचर मतलब एक तरीके से आपको हेरिडिटी,
और नर्चर मतलब किस तरीके से उसका पोषण किया जा रहा है। नर्चर मीन्स एनवायरमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट जो होता है ये आपका बोथ जेनेटिक फैक्टर्स और एनवायरमेंट फैक्टर्स दोनों से ही इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है ना। क्योंकि मान लो कोई बच्चा, उसके फैमिली मेम्बर्स में जो है ज़्यादातर म्यूज़िक में रुचि है, या हो सकता है कोई एक सिंगर भी हो, तो सीधी सी बात है कि हो सकता है कि बाय जेनेटिकली उसके अंदर भी जो है वो म्यूज़िक वाली जो चीज़ होनी चाहिए उसके अंदर, कि वो बन सकता है कुछ म्यूज़िक में, कुछ कर सकता है, वो उसके अंदर है वो टैलेंट। तो लेकिन उस टैलेंट को जब नर्चर किया जाएगा, जब उसको वैसा इन्वायरमेंट मिलेगा, तभी जाके उसको जो है वो उस चीज़ में कामयाब हो पाएगा, ठीक है ना। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। अगर उस बच्चे को म्यूज़िकल ट्रेनिंग देंगे, उसका प्रॉपर तरीके से नर्चर होगा, उसको एनवायरनमेंट वैसा मिलेगा, तब जाके जो उसके अंदर वो टैलेंट था, जो उसके अंदर जो उसके अंदर हेरिडिटी वाला टैलेंट था म्यूज़िक का, वो फुल हो पाएगा, ठीक है ना। तो नेचर और नर्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालते हैं आपके किसी भी बच्चे के डेवलपमेंट पे, ठीक है, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कोई ऐसी फैमिली है जिसमें सभी मेंबर्स की जो एकेडमिक अचीवमेंट है वो बहुत अच्छी रही है, काफ़ी अच्छी उस फैमिली की हिस्ट्री रही है, ठीक है, और उस फैमिली के जो बच्चे होंगे तो ऐसा हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उनकी भी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होंगी वो बहुत स्ट्रांग होंगी, ठीक है ना। लेकिन उनको सक्सेस जब भी मिलेगी स्कूल में, जब उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, उनको एनकरेजमेंट मिलेगा टीचर से, पेरेंट्स से, उनको वो एनवायरमेंट मिलेगा। तो नेचर के साथ साथ नर्चर होना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डेवलपमेंट इज मार्क्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। देखो, डेवलपमेंट हमने पढ़ा पीछे कि ये एक सीक्वेंशियल पैटर्न को फॉलो करता है, ठीक है, एक सीक्वेंस में होता है, एक सीरीज ऑफ स्टेप्स को ये फॉलो करता है, जो कि सब में कॉमन होता है, ठीक है, वो बात ठीक है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट यूनिक होता है, ठीक है ना। रेट ऑफ डेवलपमेंट भी आपका वेरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ड्यू टू सम फैक्टर्स लाइक उसका जेनेटिक कैसा, उसको एनवायरनमेंट कैसा मिल रहा है, उसका कल्चरल बैकग्राउंड कैसा है, इसके बेसिस पे बच्चे का डेवलपमेंट का रेट डिफर कर सकता है। और क्या कहते हैं, हर एक का डेवलपमेंट यूनिक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, आप देख सकते हो कुछ बच्चे होते हैं कि वो 9 मंथ में ही चलना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ बच्चे होते हैं कि उनको 1 साल हो जाता है फिर भी नहीं वो चलते हैं, है ना। तो वो कहीं ना कहीं जो है उनका जेनेटिक या एनवायरनमेंट या कह दो, ये सब चीज़ें हैं जो उनके डेवलपमेंट में इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं। लेकिन सीक्वेंस वही है कि पहले बच्चा क्रॉलिंग करेगा, उसके बाद बैठना सीखता है, चलना सीखता है, सीक्वेंस वही रहेगा, रेट डिफर कर सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट क्या है, ये ग्रेजुअल है, इट इज़ डन ग्रेजुअली ओवर टाइम, ठीक है ना। कोई इसमें ऐसा नहीं कि एक स्टेज पे आकर रुक गया फिर दोबारा से स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो लैंग्वेज स्किल्स होती हैं वो ग्रेजुअली इवॉल्व, धीरे धीरे इवॉल्व होती रहती है, फ्रॉम सिंपल वर्ड्स टू मोर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ओवर सेवरल मंथ्स, ठीक है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, इट इज़ इंटीग्रेटेड। डेवलपमेंट जो होता है इन वन एरिया इन्फ्लुएंसेस डेवलपमेंट इन अदर एरियाज, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो अफेक्ट कर सकती है बच्चे के सोशल डेवलपमेंट को, उसके इमोशनल डेवलपमेंट को, ठीक है ना। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था जब कि जो डेवलपमेंट है ये मल्टी डायमेंशनल होता है, क्योंकि जो जितने भी अलग अलग डोमेन्स में बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है वो सब आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, सब आपस में लिंक्ड होते हैं। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इट मीन्स कि अर्ली स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जो बच्चों का बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा जनरल होता है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे उनका जो बिहेवियर होता है और ज़्यादा स्पेसिफिक हो जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं तो सबसे पहले ना वो अपनी जो जनरलाइज मोटर रिस्पॉन्सेस होते हैं उनका वो यूज़ करते हैं। जैसे कि सबसे पहले जो छोटा बच्चा होगा वो क्या करेगा, हैंड को मूव करेगा, आर्म्स को मूव करेगा, रैंडमली मूव करता रहता है। जो लेटर वो बच्चा होता है हाथ को ऐसे उधर से उधर मूव करता रहता है ना, अपने आर्म्स को अपने लेग्स को मूव करता रहता है। धीरे धीरे करके जैसे जैसे वो बड़ा होता चला था वैसे वैसे उन्हीं हाथों से वो चीज़ों को ग्रास्प करना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे करके एकदम फाइन मोटर स्किल्स में आ जाता है। फाइन मोटर स्किल्स मतलब कि धीरे धीरे करके वो उन्हीं फिंगर से उसी हाथ से पेंसिल पकड़ के लिखना सीख जाता है। तो जनरल टू स्पेसिफिक डेवलपमेंट आपका होता है, ठीक है। अब देखो, ग्रोथ और डेवलपमेंट को समझना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हम एजुकेटर्स के लिए, ठीक है। जो टीचर्स हैं या फिर जो एजुकेटर्स हैं उनके लिए ये कंसेप्ट समझनी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होगा ना कि वो एक इफ़ेक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट बच्चों के लिए क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। तो
ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इन प्रिंसिपल्स की नॉलेज जो है वो टीचर को हेल्प करती है एक एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ डेवलप करने में, इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल से नीड्स को ध्यान में रखने में कि बच्चा की नीड क्या है, किस तरीके के लर्निंग स्टाइल से वो आपका कंटेंट को सीख सकता है, उसको समझने में ये मदद करती हैं, ठीक है ना। टाइमली इंटरवेंशंस प्रोवाइड करती हैं फॉर स्टूडेंट्स को विद डेवलपमेंटल डिलेज, ठीक है। सपोर्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, एक इंक्लूसिव क्लासरूम एनवायरनमेंट ये लोग प्रोवाइड करते हैं जिससे कि बच्चे का एक होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो प्रिंसिपल्स क्या है डेवलपमेंट के, वही एक चार्ट की फॉर्म में है कि डेवलपमेंट एक सीक्वेंशियल प्रोसेस है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये इट वैरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, मतलब वही इंडिविजुअल डिफरेंसेस वाला, ठीक है। इट प्रोसेस फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल, ठीक है। स्टेजेस की बात करते हैं अब हम डेवलपमेंट की स्टेजेस के बारे में। अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने ना अपनी अपनी स्टेजेस डिफाइन करी, जैसे कि शैली के हिसाब से 3 स्टेजेस इन्होंने बताई डेवलपमेंट की। इन्फेंसी जो कि 1 से 5 साल की होती है, फिर चाइल्डहुड जो कि 5 से 12 साल की होती है, और फिर अडोलसेंट जो कि आपकी 12 to 18 ईयर्स की होती है। ये शैली के हिसाब से था। रोज के हिसाब से 4 इन्होंने स्टेजेस बताई डेवलपमेंट की। पहली इन्फेंसी जो कि 1 to 3 ईयर्स की थी, सेकंड प्री चाइल्डहुड 3 to 6 ईयर्स, फिर पोस्ट चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स, और फिर आपके एडोलसेंट एज 12 to 18 ईयर्स, ठीक है। फिर कोलसैनिक ने भी अपनी एक स्टेजेस डिफाइन करी। प्री नेटल पीरियड, प्री नेटल पीरियड किसे बोलते हैं, जब हम कंसीव करते हैं प्रेगनेंसी को, तब से बर्थ तक का जो समय होता है, ठीक है। नियोनेटल 3 to 4 वीक्स बिफोर बर्थ इन्होंने बोला। अर्ली इन्फेंसी, अडोलसेंट, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, अडोलसेंट, ये सब इन्होंने डिफाइन करी स्टेजेस कोलसैनिक के हिसाब से, ठीक है। तो बहुत सारी स्टेजेस हैं ऐसे तो डेवलपमेंट की, लेकिन एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो हम सिर्फ 4 स्टेजेस को ही ध्यान में रखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि प्री नेटल पीरियड जो कि आपकी अप टू बर्थ तक होती है। फिर आपकी आती है इन्फेंसी स्टेज जो कि आपकी 0 से 2, जब 2 साल तक का बच्चा हो जाता है तब तक की, प्लस अर्ली चाइल्डहुड जो कि आपकी 3 से 6 साल तक की होती है। फिर आपकी आती है मिडिल चाइल्डहुड स्टेज जो आपकी 7 से 12 साल की होती है। फिर आपकी एडोलसेंट एज आती है जिसको हम टीन एज भी बोलते हैं, जो कि आपकी 13 to 18 ईयर्स तक होती है। ये एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टेजेस हम इनको कंसिडर करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है आपकी प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड को हम कंसेप्शन पीरियड भी बोलते हैं प्रेगनेंसी का, जो कि आपका 280 डेज़ का होता है, अप्रॉक्स 9 मंथ्स का ये आपका होता है। बहुत ही ज़्यादा रैपिड पीरियड होता है फिजिकल डेवलपमेंट का, बहुत तेज़ी से यहाँ पे बच्चे का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। 1 सेल्ड ऑर्गेनिज्म आपका एक ट्रांसफॉर्म होता है जिसमें ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। इसकी भी 3 स्टेजेस होती है फर्दर। पहली होती है जर्मिनल स्टेज, फिर एम्ब्रॉनिक स्टेज, फिर आपकी फेटल स्टेज। क्योंकि सबसे पहले जर्मिनल स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले तो वो एक सीड होता है, उसको हम जर्मिनल स्टेज बोलते हैं, जो आपका 0 से 2 वीक्स तक रहता है। फिर धीरे धीरे करके वो एम्ब्रायो में चेंज होने लग जाता है 3 to 8 वीक्स तक के बीच में। फिर वो आपका एक फीटस में चेंज हो जाता है, फेटल स्टेज होती है जिसको हम 9 वीक से बर्थ तक का टाइम देते हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी इन्फेंसी स्टेज प्लस अर्ली चाइल्डहुड स्टेज जो आपकी बर्थ से 6 साल तक होती है, ठीक है। इसमें इन्फेंसी स्टेज और अर्ली चाइल्डहुड दोनों इंक्लूडेड है, 6 साल तक की, ठीक है। तो इसमें बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से होता है, बच्चा इमेच्योर होता है, दूसरों पर डिपेंडेंट होता है, इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है, एकदम से बिहेव करता है जैसे कि किसी ने हल्का सा छू दिया हो, इस तरीके से, ठीक है ना। रैपिडिटी होती है, मेंटल प्रोसेस बहुत तेज़ी से होता है बच्चे का, सोचने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा है क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है ना। लर्निंग प्रोसेस में बहुत तेज़ी होती है। इमेजिनेटिवनेस होता है, बच्चा इमेजिन बहुत करता है। एटीट्यूड ऑफ रिपीटेशन, चीज़ों को बार बार रिपीट करता है बच्चा, है ना। लर्निंग इमिटेशन, चीज़ों को बार बार इमिटेट करके बोल बोल के उनको सीखता है। लर्निंग परसेप्चुअल एक्सपीरियंसेस, मतलब चीज़ों को परसीव करके भी वो चीज़ों को सीखने की कोशिश करता है कि उसको पता है कि ये चीज़ गर्म है तो उसको छूँगा तो मेरा जल जाएगा, तो चीज़ों को थोड़ा परसेप्शन पावर भी उसकी थोड़ी ठीक ठाक होती है। इमोशनल एक्सपीरियंस होता है, बच्चे इमोशनल तो होते ही हैं, देखो। फीलिंग ऑफ सेल्फ लव बच्चों को चाहिए होता है। एब्सेंस ऑफ मोरल फीलिंग, इन 6 साल तक के बच्चों के अंदर कोई मोरल वैल्यूज़ नहीं होती है। टेंडेंसी ऑफ प्लेइंग अलोन एंड टुगेदर, बच्चे अकेले भी खेलना पसंद करते हैं, दूसरों के साथ भी खेलना पसंद करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, थोड़ी थोड़ी सोशल फीलिंग बच्चों के अंदर डेवलप होने लग जाती है। जस्ट लाइक कि बच्चों को पता है कि मैं ये काम करूँगा तो मम्मी डांटेगी, तो वो पनिशमेंट से बचने के लिए वो काम नहीं करता, तो इस टाइप की सोशल फीलिंग उसके अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। ये आपका इन्फेंसी टू अर्ली चाइल्डहुड की बात हो रही है, ठीक है। फिर आपका आते हैं मिडिल चाइल्डहुड स्टेज आता है। इसमें बच्चा की फिजिकल और मेंटल ग्रोथ में स्टेबिलिटी आने लग जाती है, धीरे धीरे करके बच्चा थोड़ा थोड़ा सेल्फ डिपेंडेंट होने लग जाता है। इंटरेस्ट लेता है कंस्ट्रक्शन वर्क में, मतलब चीज़ों को बार बार तोड़ के फिर उसको जोड़ेगा, फिर तोड़ेगा, फिर जोड़ेगा, इस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्क में वो इंटरेस्ट थोड़ा लेने लग जाता है अपने, चाहे वो टॉय से ही खेल रहा है, किसी से भी कर रहा है। डेवलपमेंट ऑफ इक्वेशन इंस्टिंक्ट्स, वो जो है चीज़ों को एक्वायर करने लग जाता है, इंस्टिंक्ट्स उसके थोड़े इम्प्रूव होने लग जाते हैं, ठीक है ना।
इंटेंसिटी ऑफ ग्रीगेरियसनेस का मतलब क्या होता है, ग्रुप में, ग्रीगेरियस मीन्स वर्किंग इन ग्रुप, तो ग्रुप में उसको खेलना कूदना पढ़ना उसको पसंद आने लग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी, उसके अंदर एक्सट्रोवर्ट टेंडेंसी बढ़ जाती है, अपनी चीज़ों को अपनी फीलिंग्स को, आज उसके साथ ये हुआ, आज उसके साथ स्कूल में ये हुआ, उन चीज़ों को एक्सप्रेस करना स्टार्ट कर देता है। इंटेंसिटी इन ग्रुप गेम, सोशल और मोरल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का होने लग जाता है। एडोलसेंट की स्टेज में क्या होता है, आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं। सबसे पहली बात तो मेंटल डेवलपमेंट होता है, ठीक है ना। इस स्टेज में बच्चा स्टेबल नहीं हो पाता, एडजस्ट करने में उसको दिक्कत आती है क्योंकि हार्मोनल डिसबैलेंस होता रहता है बहुत ज़्यादा। एज में इमोशंस वैरी करते रहते हैं, इमोशनल लाइफ होती है बहुत ज़्यादा, कॉन्ट्रास्टिंग मेंटल मूड्स होते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं, मेंटल इंडिपेंडेंस एंड रिवोल्ट टू अथॉरिटी। इसमें क्या होता है कि बच्चा अपने आप पे थोड़ा इंडिपेंडेंट फील करने लग जाता है मेंटली, ठीक है ना, कि भाई अगर उसको गलत लग रहा है तो वो उसके लिए लड़ सकता है, उसके लिए रिवोल्ट कर सकता है कि ये चीज़ गलत है, ऐसे होनी चाहिए, वो उसके अंदर चीज़ आ जाती है, ठीक है। मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है उसकी किसका, इंटेलिजेंस पावर का, इंटरेस्ट में भी उसके चेंजेस आने लग जाते हैं उसकी। प्रॉब्लम्स क्या आती हैं एडोलसेंट में, देखो कुछ प्रॉब्लम्स ये आती हैं, कहीं ना कहीं बच्चों को क्योंकि इमोशनल इंस्टेबिलिटी रहती है तो उसको लगता है कि कोई मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, इनसिक्योर सा फील करने लग जाता है कहीं ना कहीं, क्योंकि देखो ये एज ऐसी होती है जिसमें बच्चा संवर भी सकता है और बहक भी सकता है। तो इस एज में देखो पेरेंट्स भी थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, डांटना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, टीचर्स भी स्कूल में थोड़े स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि बच्चा गलत रास्ते पे ना चले, ये वो टोका टाकी बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है इस एज पे, ठीक है ना। समझाना हर कोई शुरू कर देता है, बच्चों को ऐसा लगता है कि यार ये हमेशा हमें गलत ही समझते हैं, तो उस टाइप की फीलिंग आ जाती है। तो इसी वजह से ना बच्चा अपने आप में इंडिपेंडेंट फील नहीं कर पाता कि यार मैं मेंटली इंडिपेंडेंट होके भी वो सोचता है कि भाई मैं इंडिपेंडेंट क्यों नहीं हूँ, मेरे जो अपने विचार है वो ठीक क्यों नहीं हो सकते हैं। तो इसी वजह से प्रॉब्लम ऑफ इंडिपेंडेंस भी रहती है, सेल्फ रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस और सिक्योरिटी की भी उसमें दिक्कत रहती है। एडवेंचर, बच्चों को नई नई चीज़ें करने का इंटरेस्ट जागता है। सेल्फ सपोर्ट की भी उसको ज़रूरत होती है कि ये जैसी होती है जिसमें बच्चा चाहे तो अपने आप को खुद को भी मोटिवेट कर सकता है, खुद को सपोर्ट करना चाहे तो कर सकता है, अपनी इंस्टिंक्ट्स को मजबूत कर सकता है वो, ठीक है ना। तो ये एज ऐसी होती है। थ्रेट ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, ठीक है, मतलब कि जो बच्चा है वो थोड़ा डरता है आइसोलेशन से, ठीक है ना। कोड्स एंड मोरल वैल्यूज़ जो होती है हमारी सोसाइटी के, उनको प्रॉपरली अडेयर करता है, फॉलो करता है उनको। टू मच फैंटेसी मतलब सॉरी दिस इज़ फैंटेसी, दिस इज़ एफ, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, दिस इज़ एफ, फैंटेसी इमेजिनेशन। फैंटेसी का मतलब होता है इमेजिनेशन, आप इमेजिनेशन में बहुत ज़्यादा रहते हो, सोचते बहुत हो, यार ऐसा कर लूँगा फिर ऐसा कर लूँगा, ऐसा हो जाएगा फिर मजा आएगा, इसलिए तो बता इमेजिनेशन बहुत करता है इसमें। फीलिंग ऑफ रिवोल्ट, वही वाली बात हो गई उस, क्योंकि बच्चा इस एज में आके ये समझ जाता है कि क्या चीज़ ठीक है क्या चीज़ नहीं है, किस तरीके की चीज़ों को वो जो है आपका चैलेंज कर सकता है, तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ रिवोल्ट वाली भावना आ जाती है। इसकी हॉबीज़ अपनी होती है। सेक्सुअल डेवलपमेंट बच्चे का होने लग जाता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है, ठीक है। ऑटो इरोटिज्म होता है, ऑटो इरोटिज्म में आपका आ जाता है आपका लाइक दिस, इसका एग्जांपल मैं आपको दूँ तो दिस इज़ मास्टरबेशन, ठीक है ना। तो ये आपका किस में आता है, ऑटो इरोटिज्म में आता है। होमोसेक्सुअलिटी, हेट्रोसेक्सुअलिटी, हीरो वर्शिप, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं आपकी किसकी, एडोलसेंस की, जस्ट बिकॉज क्या हार्मोनल चेंजेस आते हैं, आपकी बॉडीज़ में चेंज आने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे नेक्स्ट वीडियो में फिर हम जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट ने थ्योरी दी थी कुछ एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे, उसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।